तो देखें, एसी की फ्रीक्वेंसी डीसी की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। वजह उसकी बड़ी क्लियर सी है कि देखें ना, एसी के इस तरीके से ये रिपल्स बनते हैं, आगे चलते चले जाते हैं। और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हमें पता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। जबकि डीसी का ग्राफ किस तरह का बनता है? तो डीसी का ग्राफ तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, जो प्योर डीसी होता है। तो प्योर डीसी जो है उसका ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो जब प्योर डीसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? उसकी तो जीरो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी प्योर डीसी की। आई समझ बात की? तो एसी की फ्रीक्वेंसी है, पाकिस्तान में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, एसी की डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो। एसी की कितनी होती है? 50 हर्ट्ज इन पाकिस्तान। वेस्ट में 60 होती है इन पाकिस्तान। ठीक हो गया? तो अब जरा मुझे बताएं, अब तो आपके सामने है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब मुझे बताएं रिएक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, एसी की या डीसी की? अब तो मसला ही हल हो गया। किसकी रिएक्टेंस ज्यादा, एसी की या डीसी की? अब क्या हो गया? अब तो सामने लिखा हुआ है, ये देखे ना, इस फार्मूला को यूज करें ना। एसी। किसकी? एसी। हाँ जी। सो रिएक्टेंस ऑफ एसी इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ डीसी। एसी की रिएक्टेंस डीसी से ज्यादा है, बाय बाय यही फार्मूला, बाय इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 π L f, इसी फार्मूला के मुताबिक। अच्छा आप जरा देखें, अब एसी की जब रिएक्टेंस ज्यादा है, डीसी की रिएक्टेंस, डीसी की तो रिएक्टेंस ही जीरो हो जाएगी ना, ये भी देख लें कि रिएक्टेंस ऑफ डीसी वो तो जीरो हो जाएगी। प्योर डीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो डीसी की रिएक्टेंस 2 π 0 L, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। डीसी की तो रिएक्टेंस ही जीरो है। और एसी की रिएक्टेंस वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी है पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पे आपको 50 पुट करें आपको वैल्यू मिल जाएगी। और एल इंडक्टर जो भी हमने लगाया उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू। तो डीसी की रिएक्टेंस जीरो है, यानी डीसी किसी किस्म की कोई ओपोजिशन नहीं देगा, लेकिन एसी ओपोजिशन देगा। आई समझ? अब जरा मुझे बताएं कि किसका फ्लो मुश्किल होगा, जो मैंने पहला सवाल पूछा था। अब आपके सामने है जवाब, किसका फ्लो मुश्किल है इंडक्टर में से, एसी का या डीसी का? जी एसी। जी बिल्कुल। while inductance of AC is greater than zero, जो भी इसकी वैल्यू होगी। सो सो फ्लो ऑफ AC is more difficult, फ्लो ऑफ एसी इज मोर डिफिकल्ट। डीसी का तो फ्लो डिफिकल्ट होगा ही नहीं ना। फ्लो ऑफ एसी इज मोर का लफ्ज मैं हटा देता हूं, फ्लो ऑफ एसी इज डिफिकल्ट थ्रू इंडक्टर। आगे समझ? अच्छा अब एक और सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का एसी इंडक्टर में से ज्यादा मुश्किल से फ्लो करेगा या वेस्ट का एसी? चलें, अब बताएं। हाँ जी, कौन से वाले एसी के लिए ज्यादा ऑपोजिशन होगी, पाकिस्तान के एसी के पाकिस्तान। लिए या वेस्ट के एसी के लिए? देखें ना, वेस्ट के एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वेस्ट के एसी में, वेस्ट के वेस्ट एसी की वेस्ट। फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। वेस्ट के एसी की फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। तो वेस्ट की रिएक्टेंस भी ज्यादा होगी। तो जब वेस्ट की रिएक्टेंस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वेस्ट का जो एसी का फ्लो है वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा इंडक्टर में से। आई समझ बात की? तो खैर, ये सारी कैलकुलेशन अब आपके सामने है, इसका ले लें स्क्रीनशॉट, कोई सवाल है तो पूछ लें। देखें अगेन, पावर का वही फार्मूला, एवरेज पावर। क्या होगी एवरेज पावर इंडक्टर के अक्रॉस? एवरेज पावर इज इक्वल टू इंस्टंटेनियस वोल्टेज, इंस्टंटेनियस करंट इन सब, कोई क्या लिख दिए, इंस्टंटेनियस वोल्टेज, इंस्टंटेनियस करंट और इन तमाम इंस्टंटेनियस वैल्यूज की प्रोडक्ट का एवरेज। ठीक हो गया? अच्छा अब जरा देखें, अभी हमने देखा वोल्टेज की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी वी एम कॉज ओमेगा टी। क्या ख्याल है, ऐसे ही थी ना, वी एम कॉज ओमेगा टी, जिसको हमने फिर ये लिखा था वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये लिखा था अगले स्टेप में। बेसिकली तो यही इक्वेशन आई थी, इसको फिर हमने इसमें कन्वर्ट किया था। तो वोल्टेज की ये इक्वेशन आ गई। करंट की इक्वेशन क्या थी, करंट की इनिशियल इक्वेशन हमने क्या ली थी इंडक्टर के लिए, ये ली थी आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया? अब अगेन देखें वी एम और आई एम,
VMIM दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, लिहाजा इनका तो एवरेज नहीं आएगा, तो इन्हें एवरेज के साइन से बाहर शिफ्ट कर दें। तो ये VM भी बाहर आ गया, IM भी बाहर आ गया। अंदर बचा क्या? अंदर बचा cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। इसके बाद VMIM एज इट इज, दोनों के एवरेज सेपरेट कर दें, cos ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, दोनों के एवरेज सेपरेट हो गए। और ये कल भी इस चीज को हमने डिस्कस किया था, परसों सॉरी, इस चीज को हमने डिस्कस किया था कि cos का एवरेज कितना होता है? 0। साइन का एवरेज कितना होता है? 0। तो आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब है इंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं आएगा। ठीक है, तो देयर इज नो पावर लॉस अक्रॉस इंडक्टर, देयर इज नो पावर लॉस, देयर इज नो पावर लॉस अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस किसी किस्म का कोई पावर लॉस नहीं आएगा जब इंडक्टर को एसी सर्किट में कनेक्ट किया जाए। और पावर लॉस जीरो होने का क्या मतलब है? लास्ट टाइम मैं आप लोगों को कैपेसिटर के केस में ये सारी बात समझा चुका हूं, क्योंकि कैपेसिटर का भी पावर लॉस जीरो ही आया था। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये पावर लॉस जीरो आता क्यों है? अब इस चीज को भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैपेसिटर के लिए मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी डायग्राम बना देता हूँ। देखिएगा जरा, ये देखें जी, वोल्टेज लीड कर रही है, तो ये आ गई हमारे पास वोल्टेज, लाइक इस तरह से। नहीं जी, ये आ गई है वोल्टेज, और ये ऐसी ग्राफ आगे चलता चला जाता है। फिर करंट, तो ये देखें जी, ये आ गया करंट, करंट लैग कर रहे, तो लाइक इस तरह से, इस तरह करंट आगे बढ़ता चला जाएगा। ये रेड कलर में जो है ये करंट है, और ब्लैक कलर में जो है ये है वोल्टेज। अब वोल्टेज और करंट की जो प्रोडक्ट होती है ये पावर होती है। अब जरा देखते हैं पावर बनेगी क्या। देखिएगा जरा, अगेन मैं इन टाइम्स को कह देता हूं, ये है 0 टाइम, ये वाला है T/4 टाइम, ये वाला है T/2 टाइम, ऐसे ही ये है 3T/4, 3T/4, ये है T, और ऐसे ही सिलसिला आगे चलता चला जा रहा है, ये T और ये सिलसिला आगे जा रहा है। अब जरा देखिएगा, देखें पावर क्या होती है? वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट। अब जरा देखें, 0 से लेके T/4 टाइम तक, 0 से T/4 टाइम तक करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट जो बनेगी इन दोनों की, वोल्टेज और करंट की जो प्रोडक्ट बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, यानी पावर नेगेटिव बनेगी। सो ये आ गई पावर ऐसे। ठीक हो गया? अब जरा देखें, T/4 से T/2 टाइम तक दोनों ही एक्स एक्सिस से अबव है, वोल्टेज भी और करंट भी, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। तो अब पावर आएगी ऐसे पॉजिटिव साइड पे, यानी कि एक्स एक्सिस से अबव। ठीक हो गया? अब मजीद फिर देखिएगा, T/2 टाइम से 3T/4 टाइम तक दोनों नेगेटिव है। ठीक है, सॉरी, T/2 से 3T/4 टाइम तक, T/2 टाइम से 3T/4 टाइम तक देखें करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, क्योंकि करंट अबव है एक्स एक्सिस से, वोल्टेज बिलो है। तो इसलिए अब यहां पे एक मिनट ठहर गए, एक तो फोन हो गए फोन है। देखें जरा, T/2 टाइम से 3T/4 टाइम तक करंट अबव है यानी पॉजिटिव है, वोल्टेज बिलो है यानी नेगेटिव है, तो पावर भी जो बनेगी यानी इनकी प्रोडक्ट बनेगी नेगेटिव, तो ये आ गई बिलो, नेगेटिव साइड पे। अब अगेन देखें, 3T/4 से T टाइम तक दोनों ही नेगेटिव है, देखें करंट भी बिलो है और वोल्टेज भी बिलो है, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगी। तो ये देखें जरा, ये आ गई अब आपके सामने ये ग्रीन वाली पावर है। अब आपके सामने पावर नेगेटिव, पावर पॉजिटिव, पावर नेगेटिव, पावर पॉजिटिव, यानी पावर का जो पावर की जो साइंस हैं वो अल्टरनेट साइंस हैं, नेगेटिव हो रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज क्या आता होता है? जीरो ही तो आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइन का एवरेज जीरो है, कॉस का एवरेज जीरो है, ये भी तो ऐसे ही करते हैं, कभी पॉजिटिव साइड पे चले जाते हैं, कभी नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं। तो जैसे इनका एवरेज जीरो है, तो इसी तरह इस पावर का भी एवरेज जीरो होगा। मैथमेटिक्स ने हमें यही तो बताया। हो गया क्लियर? यस, एनी प्रॉब्लम? देखें अब, सपोज करें एक बल्ब है हमारे पास, एसी सर्किट में हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और ये एसी जो हम पीछे से प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान, 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट का एसी हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, 220 वोल्ट हम इस बल्ब को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर तो बीच में इंडक्टर ना होता, इंडक्टर क्यों लगाया अभी बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए सपोज करें, ये अगर मैं डायरेक्टली इसको सप्लाई कर देता, इस बल्ब को डायरेक्ट एसी सप्लाई कर देता, ये बल्ब है, इस बल्ब को विदाउट इंडक्टर डायरेक्ट एसी सप्लाई कर देता मैं,
अब फर्ज कर लें अगेन वही 220 वोल्ट है एसी। अब फर्ज कर लें कि बल्ब जो है ये हमारा बल्ब है 100 वोल्ट्स का, यानी ये ऑपरेट होता है 100 वोल्ट्स पे। अब जब बल्ब 100 वोल्ट्स पे ऑपरेट करने के लिए कंपनी ने बनाया है, इस बल्ब को अगर मैं 220 वोल्ट के एसी सर्किट में कनेक्ट करूं तो क्या करेगा? बल्ब फौरन से फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि बल्ब ज्यादा से ज्यादा 100 वोल्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो 220 वोल्ट तो उसकी लिमिट से बहुत ऊपर है। तो जैसे ही 220 वोल्ट इसको सप्लाई किया जाएगा, बल्ब फौरन से फ्यूज हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है? डीसी सर्किट में हम देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में काफी डिटेल से हमने देखा था कि जब कभी भी हमें सर्किट में करंट को, वोल्टेज को लिमिटाइज करना होता था, तो हम वहां पे क्या करते थे? रास्ते में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते थे। अब जब रेजिस्टेंस रास्ते में कनेक्ट कर दी, तो अब लाइक ऐसे इस तरह की सिचुएशन बनती थी। ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दी। अब रेजिस्टेंस है, लेट सपोज कोई भी इसकी वैल्यू अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फर्ज कर लेता हूँ 120 ओम की रेजिस्टेंस है। अब ये 120 ओम की रेजिस्टेंस क्या करेगी? 220 वोल्ट में से 220 वोल्ट में से तकरीबन 120 का वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो जब 120 का वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा, तो बल्ब तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज कितनी रह जाएगी? बल्ब तक पहुंचते पहुंचते इस जगह पे वोल्टेज रह जाएगी 100 वोल्ट्स। इस जगह पे वोल्टेज थी पूरी 220 वोल्ट, पोटेंशियल था, सॉरी, इस जगह का पोटेंशियल था 220 वोल्ट। रेजिस्टर को जब उसने क्रॉस किया, पोटेंशियल ड्रॉप आया तो रेजिस्टर क्रॉस करते करते यहाँ पे वोल्टेज रह गई 0 वोल्ट, और बल्ब के दूसरे एंड के अक्रॉस वोल्टेज है 0 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यानी अब बल्ब के अक्रॉस वाकई 100 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। लिहाजा अब बल्ब जो है वो बहुत जो है कंपैरेटिवली वर्क करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा इस चीज को देखिएगा, कि अगर ये मेरा एसी सर्किट है, एसी सर्किट में भी अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टर लगाता हूं, तो एक नुकसान क्या होगा? वो नुकसान यहाँ पे भी हो रहा है। वो नुकसान क्या हो रहा है? एसी जो है, सॉरी, रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टर वोल्टेज को तो डिक्रीज करवा देता है, वोल्टेज को तो रिड्यूस करवा देता है, लेकिन वोल्टेज रिड्यूस होने के बाद एक और काम भी रेजिस्टर कर रहा होता है, कि बहुत सारी हमारी पावर जो है वो हीट की फॉर्म में जाया कर रहा होता है। काफी सारी पावर हीट की फॉर्म में जाया हो रही होती है। अब जब बहुत सारी पावर हीट की फॉर्म में जाया हो रही है, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टर हमें फिर यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। एसी के केस में, डीसी में रेजिस्टर ही वर्क करेगा, लेकिन एसी के केस में अगर हम रेजिस्टर लगाएंगे तो बहुत सारी पावर जो है हीट की फॉर्म में जाया होगी। अब अगर इसी रेजिस्टर को मैं रिप्लेस कर देता हूं एक इंडक्टर के साथ, तो इंडक्टर लगाने से होगा क्या? इंडक्टर भी, देख लिया ना हमने लास्ट टाइम, कि इंडक्टर एसी के फ्लो में ऑपोजिशन देता है, अभी मैथमेटिकली भी देख लिया, इसकी काफी रिएक्टेंस होती है, तो रिएक्टेंस की वजह से एसी के फ्लो में ऑपोजिशन देता है। तो ये इंडक्टर भी यही करेगा कि करंट के फ्लो को अपोज करेगा, करंट को लिमिटाइज कर देगा बल्ब तक पहुंचते पहुंचते, वोल्टेज को लिमिटाइज कर देगा बल्ब तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन इसका हमें फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इसके अक्रॉस किसी किस्म का कोई पावर लॉस नहीं आएगा, कोई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम इंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो कोई पावर लॉस नहीं आता। अभी कैलकुलेट की ना हमने पावर, अभी तो कैलकुलेट की कि पावर लॉस इंडक्टर के अक्रॉस कितना आता है? 0। लास्ट टॉपिक में यही तो किया, इंडक्टर के अक्रॉस पावर लॉस 0 आता है। तो जब इंडक्टर के अक्रॉस पावर लॉस 0 आता है, तो इसका मतलब है कि किसी किस्म की कोई हीट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। सो नो हीट प्रोड्यूस, नो हीट, सो नो हीट प्रोड्यूस, नो हीट प्रोड्यूस इन केस ऑफ इंडक्टर। ठीक हो गया? इंडक्टर जब कनेक्ट करेंगे तो किसी किस्म की हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो डेफिनेटली जितनी भी एनर्जी हमने पीछे से सप्लाई की थी वो सारी की सारी बल्ब तक पहुंच जाएगी, पावर लॉसेस नहीं आएंगे, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, और हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कम आएंगे। तो ये इंडक्टर को रेजिस्टर की जगह यूज करने का फायदा है। रेजिस्टर के केस में पावर लॉस आता है, इंडक्टर के केस में पावर लॉस नहीं आता। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट इन केस ऑफ resistor, there occurs power losses, and hence produce heat, so we use inductor in AC circuit
in AC circuit instead of resistor, instead of resistor। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब मुझे दें आप लोग। पहले मुझे बताएं, ये जो सारी कहानी मैंने सुनाई, ये समझ आ गई है? जी, मुझे ये बताएं कि क्या डीसी सर्किट में भी रेजिस्टर की जगह में इंडक्टर कनेक्ट कर सकता हूं? ये यहाँ पे एक मिनट, ये मैंने एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे, नहीं बल्कि ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, मुझे बताएं कि क्या डीसी सर्किट में भी इंडक्टर यूज कर सकता हूं मैं करंट को लिमिटाइज करने के लिए? हाँ जी। नो सर। वजह, वजह बताएं मुझे उसकी। जी, क्या वजह है, क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन डीसी सर्किट, in DC circuit we cannot use inductor instead of resistor। डीसी सर्किट में हम रेजिस्टर की जगह इंडक्टर यूज नहीं कर सकते टू लिमिट करंट, टू लिमिट वोल्टेज, टू लिमिट करंट और वोल्टेज। जी बताएं वजह क्यों? सेंस व्हाट? हाँ जी, सेंस अभी डिस्कस भी किया था। अभी मैं आपको बता के गुजरा हूं ये सब कुछ। ये आखिरी दफा ये बोर्ड जब मैंने दोबारा लिखना शुरू की है, इससे पहले जब साफ किया था तो वो सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट की फॉर्म में आपके पास सेव है। उसे खोल के एक दफा देखें तो सही ना, कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है फॉर डीसी वो क्या होती है? जी, डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है? वो 2 पाई एफ एल। इसमें वैल्यू पुट करें ना, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0 थी ना, तो डीसी की इंडक्टिव रिएक्टेंस भी तो 0 आती है। तो जब डीसी की इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 आती है तो इसका मतलब है डीसी करंट के फ्लो का अपोज ही नहीं करेगा। आई समझ? सो डीसी डज नॉट अपोज, डीसी डज नॉट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। डीसी जो है वो करंट के फ्लो को अपोज नहीं करेगा। तो जब डीसी करंट के फ्लो को अपोज नहीं करेगा तो फिर डीसी सर्किट में हम इंडक्टर यूज करके करंट को कैसे लिमिटाइज कर सकते हैं? कैसे हम वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि करंट के फ्लो को अपोज ही नहीं करता। इसकी तो रिएक्टेंस ही 0 है, अभी तो हमने देखा था। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज डीसी, सॉरी वी कैन नॉट यूज इंडक्टर इन डीसी सर्किट। क्लियर?